थोक महंगाई टॉप पर, कहां है नेताजी? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। भारत सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा मंगलवार को जारी किया। इसके अनुसार थोक महंगाई अप्रैल में 13 महीने में सबसे ज्यादा रही। इससे सभी अनुमानों को तोड़ते हुए 1.26% का आंकड़ा छू लिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि थोक महंगाई दर 0.8% से 1.1% के बीच रह सकती है, मगर अप्रैल के आंकड़ों में यह सभी अनुमानों से आगे निकल गई। महंगी साग सब्जी और दालों के चलते होलसेल प्राइस इंडेक्स में यह उछाल आया है। एक तरफ तो भारत में बेरोजगारी की मार है और ऊपर से महंगाई, और इसी मुद्दे पर नेताजी की चुप्पी का साध लेना बता रहा है कि हालात गंभीर हैं, और ज्यादा पूछे तो कहते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है, और नहीं है तो हो जाएगा। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है तो क्या हुआ, हम कम करेंगे, पर शर्त है कि सत्ता की कुर्सी दे दो। पहले वालों ने भी यही कहा था, उनसे पहले वालों ने भी यही कहा था, और अब वाले भी यही कह रहे हैं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी था, है और रहेगा। लोकसभा चुनाव में सबने अपनी अपनी गारंटी तो दे दी, लेकिन सच तो यही है कि लोग महंगाई से परेशान हैं। क्या आप जानते हैं नेताजी, महंगाई का बढ़ना एक गरीब के लिए कितना कष्टदायक होता है? एक छोटी सी थाली लेकर अनाज के दाने गिनना, और वो गिनता है परिवार के लोग। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ महंगाई बढ़ने से मौत होती है? जब बेटा या बेटी कुछ तोहफा मांगे, अच्छी किताबें मांग ले, और जब पिता कुछ दे ना पाए, उम्मीदों के अलावा, तो एक के बाद एक हर दिन वो मरता है, वो अपने परिवार के सामने। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। गैस की कीमतों ने अंदर ही अंदर गठजोड़ कर डाला है। गरीब ने रुपयों के लिए आज पूरा घर खंगाला है। इस बात पर भी राजनेताओं के मुंह पर ताला है। ऐसी महंगाई है कि चेहरा भी बेचकर अपना खा गया कोई। सड़े हुए फलों की पेटियों की तरह बाजार में एक भीड़ के बीच मरने की अपेक्षा एकांत में किसी सूने वृक्ष के नीचे गिरकर सूख जाना बेहतर है। लेकिन नेताजी चुप है। इस बार के लोकसभा चुनाव में गारंटी का दौर भी लगा है। सबने अपनी अपनी गारंटी रखी है, लेकिन अंत हर बार की तरह आ ही गया। वही मुद्दा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है। माफ नहीं करेगी नेताजी। राजनीति ने ऐसे ला दिए हैं हालात, जनता के पास सिर्फ दुख है बेहिसाब। भारत सरकार ने होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा मंगलवार को जारी किया। इसके अनुसार थोक महंगाई अप्रैल में 13 महीनों में सबसे ज्यादा रही है। इसने सभी अनुमानों को तोड़ते हुए 1.26% का आंकड़ा छू लिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि थोक महंगाई दर 0.8% से 1.1% के बीच रह सकती है, मगर अप्रैल के आंकड़ों में ये सभी अनुमानों से आगे निकल गई है। महंगी साग सब्जियों और दालों के चलते होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये उछाल आया है। एक तरफ तो भारत में बेरोजगारी की मार, ऊपर से महंगाई, न जाने आगे क्या होने वाला है इस देश का। युवाओं की जिंदगी में अंधकार, सरकारें नहीं दे पा रही है रोजगार। कैसे होगा युवाओं का उद्धार? किसकी सरकार में महंगाई, गरीबी कम होगी? ये कुछ ऐसे सवाल है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये देश के सवाल है। ये सवाल हर बार चुनावी माहौल में आंधी की तरह उठते हैं, और चुनाव खत्म होते ही लगता है कि सब कुछ उजड़ गया है। हमने जिनके हाथों में अपना भविष्य रखा था, वो तो अपना है ही नहीं। उसकी भूख थी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के सिंहासन पर बैठना। और एक बार फिर महंगाई पूरे देश में फन फुफकारने लगती है। जब जब महंगाई पर सवाल पूछा जाता है तो नेताजी कहते हैं सब ठीक है, और दबे पांव से गायब हो जाते हैं, जैसे उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई हो। सवाल ये भी है कि इस चुनाव में जो गारंटी की लहर चली थी, नेताजी युवाओं के उन वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या रोजगार की गारंटी लेंगे नेताजी? क्या महंगाई हटाओ का मुद्दा वाकई जमीनी सच बनेगा, या सिर्फ चुनावी गोटी बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।
तो महंगाई का आंकड़ा लगातार आसमान छू रहा है। सोचेगा कि 2014 की उन तस्वीरों को भी याद कीजिएगा जब बीजेपी ने ये तमाम वादे किए थे और अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले महंगाई को रखा था और नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार और इस बार बीजेपी की सरकार। आखिर हुआ क्या? क्या हालात बदले? क्या स्थितियां बदली? क्या महंगाई कम हुई? अगर हुई हो तो आप बताइएगा। आपके सामने एक आंकड़ा रखते हैं कि 2014 से लेकर 2024 के जब हम पटल पर खड़े हैं तो महंगाई 64% तक बढ़ी है। सोचिएगा, 64%। अगर इसे आपको मापना है कि आखिर महंगाई का बढ़ना कैसे मापा जाए तो सोचेगा कि 10 सालों में क्या आपकी इनकम, आपकी आय 64% तक बढ़ी है क्या? और अगर नहीं बढ़ी है तो फिर आप महंगाई को पछाड़ने में भी पिछड़ जाएंगे। महंगाई आपको पछाड़ते हुए आगे निकल जाएगी और यही हो रहा है। कीमतें लगातार उछाल मार रही हैं। अभी जो आंकड़ा आया उस आंकड़े में भले से ही थोक महंगाई की दर बढ़ी हुई है और खुदरा की जो कीमतें हैं वो नीचे की तरफ है, यानी कि गिरते हुए स्तर पर नजर आती हैं। लेकिन कब तक? अगर थोक महंगाई लगातार इसी तरह से बढ़ती रही तो उसका असर खुदरा कीमतों पर भी पड़ता है। थोक महंगाई का मतलब यह होता है कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब सामान खरीदता है तो उस पर वो अधिक पैसा देता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से थोक महंगाई के आधार पर पैसा वसूलता है। अब ये देखिएगा, ये जो ग्राफ है थोक महंगाई दर पहले 4.65 थी और अब 5.52% हो गई है। मार्च 2022 का आंकड़ा, मार्च और अप्रैल का। अप्रैल 2024 में देखिएगा पहले 4.51 डेली यूज के सामान मार्च के महीने में, और उसके बाद अब यह आंकड़ा 5.01 तक पहुंच जाता है। यह आंकड़ा अपने आप में बढ़ रहा है। सोचेगा कि जितने भी अर्थशास्त्री थे उनका यह कहना था कि 2023-24 में जो महंगाई का आंकड़ा होगा वो 0.8 से लेकर 1.1% के बीच में होगा, लेकिन इन सभी आंकड़ों को पार करते हुए चला गया। यह देखिएगा, जनवरी के महीने में 0.27%, फरवरी में 2.0, उसके बाद मार्च के महीने में 2023 की बात कर रहे हैं 5.53, और उसके बाद ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई में लगातार माइनस में जाती हुई, और उसके बाद नवंबर, दिसंबर में फिर 0.27 और 0.20% आंकड़ा रहता है। ये 2023 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद 24 में यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 5.52 तक पहुंच जाता है। अब सरकारों ने वादे तो तमाम किए थे, लेकिन आखिर धरातल पर कितना उतर पाया यह समझना जरूरी है। 64% तक अगर महंगाई का आंकड़ा बढ़ जाता है तो इससे अपनी जेब को टटोलना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्या आपकी जेब में 64% तक आपकी इनकम बढ़ी है? और अगर नहीं बढ़ी है तो फिर महंगाई ने आपको पछाड़ दिया है। अब सोचिएगा कि 1, 2, 3, 4 या 20% तक बढ़ी होती तब भी समझ में आता, क्योंकि एक साल में अगर किसी कंपनी में बढ़ोतरी होती भी है तो 10% तक की बढ़ोतरी होती है जो इंक्रीमेंट मिलता है सैलरी में। लेकिन सोचेगा कि 10 सालों में 64% तक का आंकड़ा गया तो एक साल में कितना बढ़ा होगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आशीष कोटदिया हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ बीजेपी के नेता भी जुड़ गए हैं, प्रदीप और प्रमोद कुमार राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। प्रदीप जी, 2014 में आपने मैनिफेस्टो में इस बात का सबसे पहले जिक्र किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। महंगाई में कितना बदला हिंदुस्तान? जी देखिए, 2014 से पहले 2013 की जो महंगाई दर की जो आपको पता था कि 10.02% थी, और 2014 में वही महंगाई जो है वो आपके 6.67% पे पहुंची, 2015 में 4.91 पे पहुंची, 2016 में 4.95 पे पहुंची। हाँ। अब बात आती है जो आपने मेन अपने उसमें जो स्टार्टिंग की जो लाइनों में कहा था कि जो महंगाई है वो बहुत बढ़ रही है और लगभग 64% महंगाई बढ़ चुकी है। जी, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। महंगाई जो बढ़ रही है, प्रदीप जी, आंकड़ा मेरा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश का बदल रहा है, पूरा देश विकसित भारत के रूप में उभर के आ रहा है। अगर आप पूरे विश्व को
पूरे विश्व में भारत को नंबर जो उसका पायदान जो था 11वें पायदान पे 2004 में था, आज वो 5वें पे है और एक साल बाद वो 4थे नंबर पे आने जा रहा है। तो अगर विकसित की तरफ भारत बढ़ेगा, आपको तो पता है प्रदीप जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्रतिक्रिया होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है वो प्रदीप जी। जैसे आप अगर विकास की अपनी एक आवश्यकताएं होती है, वही बता रहा हूं प्रदीप जी। विकास होगा तो प्रदीप उसकी जी, कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। प्रदीप जी, आपको पता है आप कैसी बातें कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाए तो वो ये कहे कि मेरा एक ही ट्यूशन लगाया था, 2-3 लगवाते तो पास हो जाता। नहीं, ये फेल वाली बात नहीं है। आप ये समझिए कि जो आप विकास के लिए कोई कुछ तो कीमत देनी पड़ेगी ना। आय कितनी बढ़ाई? आय आप लगाओ ना, आय हमारी कितनी थी प्रति व्यक्ति आय? हाँ तो आप बताइए ना मुझे। 13,000 थी प्रति व्यक्ति आय जो थी 2013 में 1,13,000 थी। हाँ। और 2023 में 2,14,000 प्रति व्यक्ति आय है। कितने परसेंट बढ़ी? आप ही के हिसाब से बता दीजिए कितने परसेंट बढ़ी। ये कैलकुलेशन का नहीं है। जब मैंने पूरा फिगर बता दिया तो आप कैलकुलेशन पे क्यों डाल रहे हैं? ये कोई इकोनॉमिस्ट के रूप में आपके मेरे से बात नहीं हो रही है। मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके हिसाब से कितने परसेंट बढ़ी, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ। पूरे देश में जो विकास किया है, देखिए आप एक पत्रकार, एक एनालिसिस के रूप में अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं केवल आपको उतना ही जानकारी दे पाऊंगा कि जो जानकारी जो एक सत्यता के रूप में है। भाई जैसे देश में आप समझिए विकसित विकास की अपनी, जैसे मैंने बोला, एक आवश्यकता होती है और उसकी कीमत देनी पड़े। जैसे आप किसी अच्छा खाना जाएंगे तो अच्छा खाने का मतलब केवल ये नहीं है कि रोटी और सब्जी है। अच्छे खाने में हाइजीनिक भी होना चाहिए, वो क्या नाम है, थोड़ा प्योरिटी में होना चाहिए, उसमें लागत थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उसकी कॉस्ट हमें देनी पड़ती है जी। तो वही उसी कॉस्ट का जो आधार आज जिसको महंगाई की दर से जोड़ रहे हैं। आप ये देखो ना, 2013 में 10.2 थी और आज जो है, आज की तारीख में 5.6 पॉइंट पे भी जो है इतना हल्ला पूरा शहर में। मुझे नहीं पता कि प्रदीप जी आप आंकड़े कहां से निकाल कर लाए हैं। प्रदीप जी मुझे नहीं पता आप आंकड़े कहां से निकाल कर लाए हैं, लेकिन मेरे सामने जो आंकड़े हैं वो आंकड़ा ये कहता है कि 2013 में प्रति व्यक्ति आय 1,13,000 थी और 2022-23 में वो 98,332 है। अब आप पता नहीं कहां से 2.5 लाख ले गए। 2,14,000 भाई साहब प्रति व्यक्ति आए हैं। हाँ, मैं भी तो आप ही के सामने आंकड़े ले रहा हूँ ना। अलग अलग प्रदेश की अलग अलग आय होती है, हर प्रदेश की, हर स्टेट की अलग अलग आय होती है। मैं तो देश की बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो मैं देश के हिसाब से आपको जो 1,13,000 आप देश की बता रहे हैं, तो मैं भी 23 की जो है 2,14,000 आपको बता रहा हूँ। और न्यूनतम मजदूरी दर ये मान के चलिए जो पहले कितनी थी, 300 थी, अब लगभग 700 पहुंच रही है। प्रतिशत तो आप खूब निकाल सकते हैं कि महंगाई जो प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है। आज बिल्कुल निम्न स्तर का जो जीवन जी रहा है वो भी एंड्रॉइड फोन के साथ जी रहा है। आय है जब तो खरीद रहा है। ठीक है। महंगाई इस दृष्टिकोण से बढ़ती है कि हम देते हैं, हम 250 ग्राम टमाटर लेके काम चला सकते हैं। लेकिन आज के रूप में भी जो 250 रुपए टमाटर पहुंचा था आपात स्थिति में, और आज वो 30 रुपए किलो टमाटर हो गया है। तो ये आदमी की आवश्यकताओं को कितना उसको खर्चा करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देश विकसित हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा हो, रोड बनने हो और पूरे देश का विकास हो रहा हो, उसकी जीडीपी पे सुधार आ रहा हो, और जो रैंक है उसमें चौथे रैंक पे भारत होने वाला हो, उसकी अगर आप कीमत महंगाई की दर पे अगर चुका रहे हैं तो इससे ये तो विकसित बने रहने के लिए आपको कुछ तो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है आपको टैक्स, ठीक है। अब तो शास्त्री जी से पूछ लेते हैं इसके बारे में। अब तो शास्त्री जी से पूछ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है प्रदीप जी लौटूंगा। प्रदीप जी ये आंकड़ा किस तरह से समझा जाए कि थोक महंगाई बढ़ी है, भले से ही खुदरा कीमतों में गिरावट नजर आई हो, लेकिन थोक महंगाई दर तो बढ़ी है और पिछले 10 सालों में 64% महंगाई की दर बढ़ी है। इकोनॉमिक्स का सीधा जो मुद्रास्फीति जिसे हम ये महंगाई वगैरह बोलते हैं, प्रदीप जी लौटूंगा मैं। प्रदीप जी अर्थशास्त्री जी से सवाल है। प्रदीप जी दो चीजों पर डिपेंड रहती है। प्रदीप जी मांग बढ़ जाए, प्रदीप जी आपूर्ति कम हो जाए, प्रदीप जी महंगाई बढ़ जाती है। प्रदीप जी पॉपुलेशन जो है वो तो आपको प्रदीप पता ही है कि पॉपुलेशन
आंकड़ा प्रदीप जी, 36 करोड़ से तो आजादी के प्रदीप बाद जी, आज 2040 प्रदीप जी, 2023 में 140 करोड़ का है। प्रदीप जी जी थोड़ा सा सुनने की भी आदत डाल लीजिए। अर्थशास्त्री जी से मेरा यह सवाल था। दोबारा से रिपीट करें। जी मेरा सवाल यह है अर्थशास्त्री जी से, पहले आप उसे अनम्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से म्यूट है। आवाज आ रही है मेरी? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे तो आवाज आ रही है। नहीं, मेरा अर्थशास्त्री जी से सवाल है। अर्थशास्त्री जी आवाज आ रही है मेरी? सही है जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा जी रहे हैं। हाँ, मेरा सवाल यह है कि थोक महंगाई दर बढ़ी है, यह आंकड़ा आज ही जारी हुआ, भले से ही खुदरा मूल्य में गिरावट नजर आई हो, इसका कितना असर पड़ेगा? और पिछले 10 सालों में 64% तक महंगाई बढ़ी है, किस तरह से इन आंकड़ों को देखा जाए और समझा जाए? पीछे में जो महंगाई की दर है काफी ज्यादा रही है। भारत में टारगेट किया जाता है कि यदि खुदरा महंगाई दर 6% से कम है तो उसको हम कंट्रोल में मानते हैं। 4% का एक टारगेट लेके चलते हैं। तो अभी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। अप्रैल महीने में 4.85% है रिटेल इन्फ्लेशन, 4.83% है, मामूली सी गिरावट है, तो कंट्रोल में है। लेकिन हाँ पीछे जो महंगाई की दर है 10% भी गया हुआ है रिटेल इन्फ्लेशन। तो आज के डेट में ये कहना कि महंगाई बहुत ज्यादा है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल में है। इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन के चलते भी हो सकता है कि जो थोक महंगाई दर है वो थोड़ा बढ़ा है, क्योंकि प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। इलेक्शन के टाइम में मनी सप्लाई थोड़ी बढ़ती है जी। और मुझे लगता है कि सामान्य स्थिति है आज के रेट में महंगाई को लेकर। बिल्कुल, ये जो लेकिन पिछले 10 सालों में जो 64% तक महंगाई की दर बढ़ी है, क्या इनकम में इतना उछाल आया है? नहीं, इनकम में उस तरीके से उछाल नहीं आया है, लेकिन जो 64% है वो क्यूमुलेटिव है। ये सारे साल का बता रहे हैं, क्यूमुलेटिव है। तो एग्जैक्ट डाटा मेरे सामने नहीं है, बट आई थिंक इनकम भी इतना तो बढ़ा ही है, इससे ज्यादा ही बढ़ा है जी। देखिए इलेक्शन ईयर है, आप जाते हैं ना, पब्लिक बोलती है महंगाई की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या है, और हर एक इलेक्शन में ये मुद्दा रहता है, लोग बोलते हैं जी। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं उसमें मुद्दे बढ़ जाते हैं, दूसरे तीसरे मुद्दे पे वोट डाल के आते हैं। महंगाई चाहे जो भी हो, आप वैसे पूछेंगे लोग बोलेंगे महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है, लेकिन रियल टर्म्स में मुझे नहीं लगता कि महंगाई आज के रेट में कोई उस तरीके से मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल, मैं ये समझना चाहता हूं कि आखिर महंगाई है या नहीं है, इसको कैसे समझा जाएगा, कैसे नापा जाएगा, कैसे मापा जाएगा? देखिए, यदि बिल्कुल महंगाई खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन खत्म हो जाए, तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है। फिर हम बोलते हैं नहीं, बिल्कुल, ये तो हम समझते हैं कि देखिए महंगाई का ग्राफ का बढ़ना ये जरूरी है, लेकिन महंगाई ज्यादा है या महंगाई कम है, इसको कैसे नापा जाएगा? एक आम आदमी इसको कैसे समझेगा? देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन भारत में यदि 6% से कम है जी, तो इसको हम मानते हैं कि कंट्रोल में है, महंगाई नहीं है। जैसे आपके पास पैसा है, आपने उसको फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो यदि उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है और प्रोडक्ट के प्राइस एनुअली 6% से कम के रेट से बढ़ रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। जिस पैसे से जो सामान आप पिछले साल खरीद सकते थे, यदि आपने बैंक में एफडी किया हुआ है, तो वो सामान आप इस साल भी खरीद सकते हैं। रियल सेंस में महंगाई कब होती है कि जो चीज आप पिछले साल 100 रुपया में खरीद सकते थे, आपने बैंक में रखा, वो बढ़ के 106 हो गया, लेकिन अभी प्राइस उसकी 110 हो गई। तो उसी पैसे से जो चीज आप पिछले साल खरीद सकते थे, इस साल नहीं खरीद सकते, यानी महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो 6% से नीचे का रिटेल इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल में मानते हैं। बिल्कुल,
लेकिन अभी जो प्रदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,14,000 है। इसकी संभावना जताई जा रही है कि 2023-24 के वित्त वर्ष में प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाएगी, लेकिन 22-23 का अगर हम देखें तो उसमें केवल 98,000 है। हाँ, अभी कुछ 1,06,000 के आसपास है प्रति व्यक्ति आय, और जो 2.5 लाख वो बोल रहे हैं वो प्रति व्यक्ति जीडीपी है जी। जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 2.5 लाख के आसपास है, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो कुछ 1,06,000 के आसपास, 1,06,000। जबकि 2013 से वो कंपेयर कर रहे थे तो 2013 में ये 1,13,000 थी। प्रमोद जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाटा एग्जैक्ट मेरे सामने नहीं है। ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि पर कैपिटा इनकम में डिक्लाइन हुआ है। आप यदि 13-14 में 1,13,000 होता और अभी 1,06,000 होता तो काफी हाई तो हुआ। ठीक है, ठीक है। आशीष जी, प्रदीप जी का ये कहना है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है तो महंगाई को झेलना पड़ेगा, और साथ ही ये कि अगर महंगाई नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। देखिए, मैं उनसी बात से सहमत नहीं हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर यदि बिल्डेड होता है इकोनॉमी में तो अपने आप इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, लेकिन उस इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना जरूरी है। आपको पता होगा कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एक रेगुलेटरी इन्फ्लेशनरी नेटवर्क बनाया, यानी कि इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना है। रिटेल इन्फ्लेशन की एक सीमा निर्धारित करेगी कि जिसके परे वो इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। आज आप रिटेल इन्फ्लेशन रेट और होलसेल प्राइस इंडेक्स को देख लीजिए, इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है आपको समझ में आ जाएगी। और इस साल जो अप्रैल में आया है जो थोक महंगाई दर, वो पिछले 13 महीनों का सर्वाधिक है, यानी कि 1.26% में वृद्धि हुई है। यदि मैं आपको आंकड़ा गिनाऊं अप्रैल की महंगाई दर का, तो खाद्य महंगाई दर बढ़ के 4.65% से 5.52% हुआ। रोजाना जरूरत वाले सामानों की कीमतें देखिए, 4.51 से 5.1% हुई। फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स से -0.77 था, आज हो गया 1.38। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को देखिए, -0.85 से 0.42। तो आप ये अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जा रहे हैं मुझे बताइए। जब इन्फ्लेशन की बात आती है तो इन्फ्लेशन को आपको रेगुलेट करना होता है। डिमांड और सप्लाई के फॉर्मूला के मध्य इक्विलिब्रियम को सेंटर में रख के महंगाई दर को रेगुलेट करना अति आवश्यक है, लेकिन मोदी सरकार उसमें विफल हुई है। दूसरी बात, जब इन्होंने जीडीपी की बात की तो मैं आपको एक वास्तविकता बताता हूं राणा जी। जीडीपी एक केक की बात ही होती है। अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था $3.3 ट्रिलियन की है। उस केक को बनाने वाले केवल 1% लोग हैं टॉप के, यानी कि अदानी अंबानी, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट, यानी कि जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, जिसको पर कैपिटा जीडीपी बोलते हैं। अब पर कैपिटा जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली देश में जो पर कैपिटा इनकम है वो इक्वल नहीं आएगी, यानी कि इकोनॉमी जो है वो स्लगिशिंग के स्थान पर श्रिंकिंग मोड में जाएगी। ये है इकोनॉमी का फॉर्मूला। दूसरी बात, ये जब महंगाई की बात करते रहते हैं तो जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनका डायरेक्टली इंपैक्ट होता है लोगों के डेली लाइवलीहुड्स पे, कि वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन। लेकिन मोदी सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को देखिए, जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन में इकोनॉमी को ले जा रहे हैं लोग। तीसरी बात, जब ये जीडीपी का दावा देते हैं कि हमारी जीडीपी देखिए 7.5% में, एक चुनौती देता हूं निर्मला सीतारमण जी को कि आप जो जीडीपी कैलकुलेशन की मेथड होती है 3, एक होती है एक्सपेंडिचर, इनकम और वैल्यू एडेड। इंडिया में जो मेथड एडॉप्ट की है वो है वैल्यू एडेड मेथड। यदि आप वैल्यू एडेड मेथड में करंट प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते, इसलिए जीडीपी आता है राणा जी 7.5। मैं चुनौती देता हूं, एक बार आप जीडीपी का कैलकुलेशन जो हमारा बेस ईयर है 2012, जिसको आपने चेंज किया है फ्रॉम 2004, इसके आधार पर कैलकुलेट कीजिए, पता चलेगा इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। अर्थव्यवस्था गर्तता की ओर जा रही है। दैट इज व्हाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी मोदी जी की यही पॉलिसीज रही तो वेरी सून हम 1991 से भी डिसेस्टर्स इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने जो बेस ईयर होता है
उसको चेंज कर दिया है फ्रॉम 2004 टू 12, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक है आशीष जी, समय कम है। प्रदीप जी, यूके से, जर्मनी से, यूएस से और साथ ही ब्रिक्स के सभी देशों से सबसे ज्यादा महंगाई भारत में है, तो क्या हम उनसे तेज गति से विकास कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे तेज गति से डेवलप हो रहा है? और क्या उनसे ज्यादा पर कैपिटा, पर व्यक्ति की है या नहीं है? देखिए, जो अभी हमारे भाई ने कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जिक्र किया था उन्होंने, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरा देश जानता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को महंगाई सिंह मोहन कहा गया था। उस समय में इतनी महंगाई बढ़ी थी कि क्योंकि डेवलपमेंट हो ना रहा हो और महंगाई बढ़ रही हो तो पूरे लेकिन प्रदीप जी, उस समय पर आपको भी पता होगा, जैसे आप विदेशों की बात करते हैं, आप विदेशों की बात करते हैं, महंगाई की चर्चा चुनाव के दौरान में चैनलों पे महंगाई की चर्चा, और पार्टियां जो पूरे देश की सभी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरी हुई हैं। नेचुरली जो अभी हमारे इकोनॉमिस्ट भाई ने कहा था कि थोड़ा फर्क तो पड़ जाता है, पर इतनी चिंता का विषय नहीं है। उसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रदीप जी, आप मेरे सवाल का जवाब पर नहीं आए। में लेना चाहिए कि मुद्दा महंगाई को चर्चा करने का नहीं है। प्रदीप जी, आप मेरे सवाल के जवाब पर नहीं है। किस क्लास से आप जीवन जीते हैं, ये मुद्दा है। प्रदीप जी, मेरे सवाल के जवाब पर आइए ना। ब्रिक्स के सभी देशों में सबसे ज्यादा महंगाई भारत में, जर्मनी, यूएस और यूके से भी ज्यादा, क्योंकि आप अक्सर कंपेयर करते हैं ना विदेशों से, इसलिए मैंने ये सवाल किया। देखिए, विदेशों से कंपेयर करने की, महंगाई की जो है तुलना इंडियन के रूप में हम लोग, भारतीय के रूप में हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जितने भी वित्त की जो चिंता करते हैं पूरे देश के, जितने भी जो वित्त विभाग को जो जानकार लोग हैं, उन लोगों से अगर आप बैठ के डिबेट केवल उन लोगों की ही आप कराएंगे तो आपका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजनीतिक लोगों से वित्तीय बारीकी की जानकारी, मैंने अर्थशास्त्री को भी है डिबेट में, अर्थशास्त्री जी को भी बुलाया है, इसीलिए प्रमोद कुमार राय भी इसीलिए आए हैं। वित्तीय जानकारी, और जो आप कह रहे थे 2.5 लाख की बात कर रहे थे, उन्होंने क्लियर भी कर दिया कि 1,06,000 है। आपने अर्थशास्त्री से बात की थी, मैं उनके जो उन्होंने बयान दिया था, मैं उनको नतमस्तक होकर मतलब नमस्कार करता हूं कि जिन्होंने बिल्कुल सच्ची स्थिति देश को बताई कि इलेक्शन के समय पे चलते ऐसा हो जाता है। दूसरा, इतना चिंता का विषय नहीं है। इलेक्शन से पहले भी तो महंगाई की दर ऐसे ही बढ़ रही थी। 64% महंगाई की दर आपके लिए कुछ नहीं है जो पिछले 10 सालों में बढ़ी? आपके लिए आमदनी कुछ नहीं है। आज आदमी क्यों खर्च करके किस प्रकार से ले पा रहा है, कहां पर महंगाई का हल्ला है? ये बात तो प्रमोद जी ने बताई ना, 1,06,000 पर पर्सन है। माइक लगा के सुनिए, एक ठेली वाला जो अपनी सब्जी तरकारी बेचता है, वो आज इतना टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण है कि वो माइक लगाता है, अपना 500 रुपए अलग से खर्च करता है और अपनी सब्जी बेचने के लिए निकल देता है। और घरेलू लोग जो हैं वो अपने घर के नीचे ही 10 रुपए किलो महंगे वहां पे उससे खरीदना चाहते हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन महंगाई की दर जिस तरह से पिछले 10 सालों में बढ़ी है, इसको सरकारों को समझना और स्वीकार करना बड़ा जरूरी है। सिर्फ बातों को कह देने से या फिर लाग लपेट लगाकर किसी बात को सामने रख देने से काम नहीं चलेगा। अगर 64% महंगाई बढ़ी है तो वो बढ़ी है। आंकड़ा यह दिया गया था कि 2023-24 तक हो सकता है कि पर पर्सन जो इनकम है वो 2 लाख से ज्यादा हो सकती है, लेकिन 2022-23 के वित्त वर्ष में 1,06,000 पर अटक गई थी। 2022 में 98,000 थी। अनुमान लगाना अलग बात है, लेकिन महंगाई का अनुमान भी 0.8 से लेकर 1.1 तक लगाया गया था, लेकिन महंगाई की दर 1.26 क्रॉस कर गई है। तो आधार पर यह समझ सकते हैं कि फिर पर पर्सन इनकम कितनी बचेगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।